तो अभी तक मैंने पिछली क्लास में आपको मोशन अंडर ग्रेविटी करवाया था, उसमें अपने आपको बताया था बेटा कि इन दोज प्रॉब्लम्स यू आर नॉट गोइंग टू कंसीडर द एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, आज एक छोटा सा टॉपिक मैं और ले लेता हूँ। सर देयर वर ओनली 7 फिजिक्स क्वेश्चन इन टेस्ट आई गेव। बेटा आप कौन सी क्लास में हो, 11th में या 10th में? +1 में नहीं बेटा, मिनिमम 20 क्वेश्चन होंगे, 20 या 22 क्वेश्चन होंगे, किसी में उससे ज्यादा होंगे, बट 20 या 22 क्वेश्चन के आसपास होंगे। वो पीडीएफ भेजा हुआ है, देख लेना, मैच करा लेना आप कि पीडीएफ में क्या शो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग देख लेना। ओनली 7 क्वेश्चन आए थे। ओके, मैं पीडीएफ एक बार चेक कर लेता हूँ क्या है। ठीक है, वैसे योगी सर ने मुझसे बोला था कि 15 से 20 क्वेश्चन देने के लिए, तो मैंने 22 क्वेश्चन डाले थे। चलो मैं चेक कर लूंगा, नो प्रॉब्लम। इन द मेडिकल, ओके, लेट मी चेक अबाउट दैट। मैं उसको क्लास के बाद चेक कर लूंगा, और ये भी जो भी इश्यूज है वो हम बाद में देख लेंगे। अभी क्योंकि टाइम हो गया काफी, सो वी शुड स्टार्ट आवर क्लास। ठीक है, तो चलिए, हम लोगों ने बात करी थी बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी की, और उसमें मैंने बोला था कि यू हैव नॉट टू कंसीडर द एयर रेजिस्टेंस, बट टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इफ यू आर गोइंग टू कंसीडर द एयर रेजिस्टेंस। छोटा सा टॉपिक होगा बेटा, उसको कवर करने के बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज, जिससे हमारे जो पढ़े हुए कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। ओके, सो अभी हम बात करने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी इंक्लूडिंग एयर रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर देखो एक बात आती है, शायद आपने पढ़ा है 9th या 10th में, बायोन्सी के नाम से। बायोन्सी के बारे में किसी ने सुना है? बायोन्सी फोर्स, बायोन फोर्स, जानते हो बेटा? यस सर। तो बायोन्सी का मतलब क्या होता है बेटा? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर एक बायोन फोर्स लगता है। ठीक है, और वो जो बायोन फोर्स लगता है बेटा, उसकी वजह से उसका जो मोशन होता है वो उसका अपोज करता है। जो बायोन्सी फोर्स होता है, यस, फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, राइट। तो जो फ्लूइड होता है बेटा, फ्लूइड के अंदर जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके मोशन का अपोज करता है कौन? फ्लूइड। फ्लूइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसके मोशन का अपोज करते हैं, और उसकी वजह से वहां पर जो फोर्स आता है, उस फ्लूइड और पार्टिकल के मोशन को रजिस्ट करने के लिए जो फ्लूइड की वजह से फोर्स आता है उसको बोलते हैं बायोन्सी फोर्स या बायोन फोर्स। ठीक है, तो द सेम थिंग विल हैपन हियर आल्सो। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हो, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, किसी भी सिचुएशन में अगर आपने उस किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है आपके एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में फ्लूइड प्रेजेंट होता है। फ्लूइड का मतलब सिर्फ लिक्विड नहीं होता बेटा, फ्लूइड का मतलब एनी ऑब्जेक्ट इट कैन फ्लो। तो फ्लो करने की टेंडेंसी फ्लूइड को मतलब लिक्विड में भी होती है और गैसेस में होती है, तो दोनों ही फ्लूइड कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, दोनों ही ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लूइड कंसीडर किए जाते हैं, चाहे वो लिक्विड हो या फिर गैस। तो जब हमारा पार्टिकल एयर में, एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करता है, तो उस एयर की वजह से, एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है उसकी वजह से उसके मोशन का अपोज होता है बेटा। ठीक है, तो उसकी वजह से वहां पर एक बायोन फोर्स आता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड, मतलब उसके ऊपर लगने वाला जो नेट एक्सेलरेशन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब फ्री फॉल होता है, तो फ्री फॉल में मैंने बोला था कि यू आर गोइंग टू कंसीडर ओनली सिंगल फोर्स, एंड दैट वाज द ग्रेविटेशनल फोर्स। जब आप वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे थे, मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे थे, उसमें एक टॉपिक मैंने बताया आपको, फ्री फॉल मोशन। तो फ्री फॉल मोशन में मैंने आपको बताया था, अगर कोई पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है तो उसके ऊपर सिर्फ क्या एक्ट कर रहा है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। इन दैट केस आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपने देखा था, और आपने ये बताया था कि द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट विल बी जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर फ्री फॉल मोशन है तो मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के अंडर अगर मोशन हो रहा है, तब उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है बेटा, वो एक्सेलरेशन होता है जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट नाउ इफ यू आर गोइंग टू कंसीडर द एयर रेजिस्टेंस, so if you are going to consider the air resistance, in that case what will happen? In that case
the acceleration will not remain g meter per second square. It can be greater than g meter per second square or it can be less than the g meter per second square. So let's check it out कि कब ज्यादा होगा और कब अपवर्ड कम होगा. तो मान लो if any object projected vertically upward. अब देखो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो हमारा बायरेक्ट फोर्स नहीं है बेटा, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द काइनेमेटिक्स. हम यहाँ पर काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं और काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन का डिस्कशन करते हैं लेकिन काज ऑफ मोशन का डिस्कशन नहीं करते. काज ऑफ मोशन मींस फोर्स. So we are not going to discuss about the force here. We are going to discuss about the acceleration provided by the forces. ठीक है ना. काइनेमेटिक्स हम मोशन की स्टडी करते हैं विदाउट नोइंग द काज ऑफ मोशन. तो वही सेम चीज हम यहाँ पर भी डिस्कस करने वाले हैं. मान लीजिए बेटा आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया कुछ एक वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड से एंड नाउ यू आर कंसीडरिंग एयर रेजिस्टेंस. अब आप एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं तो बिकॉज यहाँ पर एक एक्सेलरेशन तो पहले से ही है g मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट. क्योंकि भाई मोशन अंडर ग्रेविटी की बात हो रही है तो अर्थ तो हमेशा इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता रहेगा. तो g मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो वहां पर रहेगा ही, g मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रेजेंट रहेगा. बट बिकॉज यू आर गोइंग टू कंसीडर द एयर रेजिस्टेंस, अगर इसके मोशन के बीच के किसी पोर्शन पे मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, तो इस पार्टिकल के पास अपनी कुछ एक वेलोसिटी होगी बेटा, v वेलोसिटी होगी. एंड ड्यू टू दैट वेलोसिटी, इस वेलोसिटी की वजह से इसके ऊपर एक बायंट फोर्स आएगा, एक एयर रेजिस्टेंस फोर्स आएगा, रेजिस्टिंग फोर्स आएगा. अब जो रेजिस्टिंग फोर्स होता है बेटा उसका नाम ही रेजिस्टिंग फोर्स है, मतलब वो उस चीज का रेजिस्ट कर रहा है, इसका वेलोसिटी का, राइट. तो उस बायंसी फोर्स की वजह से यहाँ पर एक और एक्सेलरेशन आ जाएगा नीचे की तरफ a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. दिस इज बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस. बात कुछ समझ में आ रही है बेटा? ये जो बात है कुछ समझ में आ रही है? एक एक्सेलरेशन तो पहले से ही था g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट बिकॉज यू आर कंसीडरिंग एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिंग फोर्स वही होता है जो वेलोसिटी का अपोज करे. तो अगर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो एयर रेजिस्टेंस नीचे की तरफ होगा, मतलब एयर रेजिस्टेंस की वजह से नीचे के डायरेक्शन में एक और एक्सेलरेशन आएगा. हमने उसको एज्यूम कर लिया इट इज a मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो नाउ द नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल, अगर आप इस पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन देखोगे, इनिशियल वेलोसिटी देखोगे बेटा जिससे आपने इसको प्रोजेक्ट किया है, इनिशियल वेलोसिटी. तो इनिशियल वेलोसिटी इज प्लस u मीटर पर सेकंड, ठीक है. फाइनल वेलोसिटी मतलब बीच के किसी इंस्टेंट पर अगर आप बात कर रहे हो तो फाइनल वेलोसिटी कितना है बेटा? फाइनल वेलोसिटी हो गया प्लस का v मीटर पर सेकंड, बिकॉज हमने अपवर्ड मोशन को सिलेक्ट किया है. डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करोगे किसी इंस्टेंट पर तो डिस्प्लेसमेंट आएगा बेटा किसी भी इंस्टेंट पर, मान लो स्मॉल h है तो प्लस का है क्योंकि ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, इससे ऊपर को जा रहा है. एक्सेलरेशन की बात करोगे, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, देन यू विल से इट इज माइनस g एंड माइनस a, क्योंकि g भी नीचे लग रहा है और a भी नीचे लग रहा है, दोनों ही एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. So that's why the net acceleration acting here is minus g plus a meter per second square. This is the situation under which this particle is moving. Because you are considering air resistance, right? आपने air resistance को consider किया है. पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस नीचे आ रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया बेटा? g plus a. मतलब जब कोई पार्टिकल ऊपर को मूव कर रहा होगा मोशन अंडर ग्रेविटी में, कोई पार्टिकल ऊपर को मूव कर रहा है और आपने एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर किया, so in that case that particle will experience acceleration greater than the g plus a. Now in that case if you are going to consider this is the highest point, अगर आपने इसको highest point consider किया तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा? 0. and that height let's say it is capital H. maximum height वो जितने ऊपर जा सकता है बेटा कितना है? कैपिटल H है. अब आपसे कभी पूछा जाता है कि अगर आप एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे तो जो टाइम ऑफ असेंट है वो कितना हो जाएगा और वो कितनी हाइट तक जाएगा. मतलब कैपिटल H की वैल्यू पूछा जाता है और ये पूछा जाता है कि जो टाइम ऑफ असेंट है वो बढ़ेगा या कम होगा, मतलब ज्यादा देर तक वो मूव करता रहेगा अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर कम टाइम तक. ठीक है, कैसे निकालेंगे बेटा? तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं टाइम ऑफ असेंट. कुछ नहीं बदला है, सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन बदला है और कुछ नहीं बदला बेटा, बाकी सारी सिचुएशन सिमिलर है, सिर्फ एक्सेलरेशन इंक्रीज करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन.
सो टाइम ऑफ असेंट की बात करें, मतलब ऊपर जाने का जो टोटल टाइम है बेटा, यू विल राइट डाउन v is equals to u plus at. This is the kinematic equation to find out the time of ascent, right? टाइम ऑफ असेंट को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, v equals to u plus a. ठीक है, सो फाइनल वेलोसिटी इज 0, तभी तो आप टोटल टाइम ऑफ असेंट निकाल पाओगे. फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0. इनिशियली आपने प्लस का u दिया था माइनस g प्लस a, क्योंकि अब इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना, एक्सेलरेशन कितना है बेटा, g प्लस a इनटू t. तो जो टाइम ऑफ असेंट आया बेटा वो कितना आया, u अपॉन g प्लस a. दिस इज द टाइम ऑफ असेंट. जब मैंने आपको कल बताया था इसके बारे में, तब मैंने आपको बताया था कि टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होता है, और कितना होता है, u अपॉन g. और अभी आप क्या देख रहे हो बेटा, जो टाइम ऑफ असेंट है वो u अपॉन g प्लस a है. मतलब डिनोमिनेटर इंक्रीज कर गया. अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज कर गया तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी. ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. मतलब जो टाइम ऑफ असेंट है बेटा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. और अगर आपसे पूछा जाए कि कितना टाइम ऑफ असेंट हो गया, देन यू विल फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस फार्मूला. सो यू कैन से टाइम ऑफ एसेंट जो है बेटा वो डिक्रीज कर जाएगा. मतलब उसकी वेलोसिटी जल्दी से जीरो हो जाएगी. पहले थोड़ा टाइम ले रहा था जीरो होने में, अब जल्दी से जीरो हो जाएगा. तो टाइम ऑफ असेंट विल डिक्रीज. ये बात समझ में आई बेटा? Sir, I am not able to see, so I am leaving and will rejoin. Okay, बेटा, no problem. अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बता देना कहीं पर. टेक्निकल इश्यूज तो होते ही रहते हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम. ओके, तो आई होप दैट कि आपको टाइम ऑफ असेंट का आइडिया लग गया इफ यू आर कंसीडरिंग द एयर रेजिस्टेंस. गुड. हर किसी को ये बात समझ में आ गई बेटा? किसी को कोई भी छोटा सा भी डाउट हो आप पूछ सकते हो. कैन यू रिपीट लास्ट वन? लास्ट वन से आपका मतलब है बेटा ये t equals to u upon g plus a, राइट? ओके बेटा, देखो मैंने क्या बोला, आपको इतना तो समझ में आ गया कि इसका एक्सेलरेशन माइनस का g plus a होगा. अब टाइम ऑफ असेंट से हमारा क्या मतलब होता है बेटा? टाइम ऑफ असेंट से हमारा मतलब होता है कि पार्टिकल को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, जहां से उसको प्रोजेक्ट किया है वहां से ऊपर तक जाने में, मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम ऑफ असेंट. तो अगर आप निकालोगे तो इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है क्योंकि आपने तो प्रोजेक्ट किया है u मीटर पर सेकंड. और फाइनली जब एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, 0. और एक्सेलरेशन क्या हो गया बेटा, g plus a हो गया. ठीक है, सो व्हाट यू विल डू, यू विल राइट डाउन इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन आप लिखोगे बेटा यहाँ पर. और वो काइनेमेटिक इक्वेशन है v equals to u plus a की. फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल u, और एक्सेलरेशन में माइनस का g plus a पुट कर दिया. टाइम ऑफ असेंट आया u upon g plus a. तो इस सिचुएशन में आपको पता चला कि इसका जो डिनोमिनेटर था, पहले जब आपने एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं किया था बेटा, तब आपने पढ़ा था कि जो टाइम ऑफ असेंट होता है u अपॉन g होता है, और टाइम ऑफ डिसेंट भी u अपॉन g होता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u अपॉन g होता है. ये मैंने पिछली क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था, राइट? तो पहले इसका टाइम ऑफ असेंट, जब आपने एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं किया है तब इसका टाइम ऑफ असेंट u अपॉन g है. और अभी जब आपने एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर किया, अब इसका क्या हो गया, u अपॉन g प्लस a. डिनोमिनेटर इंक्रीज कर गया तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी बेटा, डिक्रीज कर जाएगी. मतलब टाइम ऑफ असेंट विल डिक्रीज. मतलब जब आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट करोगे ना वर्टिकली अपवर्ड, तो मैक्सिमम हाइट पर जल्दी से पहुंच जाएगा. मैक्सिमम हाइट पर जल्दी से पहुंच जाएगा, टाइम ऑफ असेंट डिक्रीज कर जाएगा. बोलो बेटा, समझ आ गया? सर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ड्रैग तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो स्लो डाउन नहीं होगा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो जाएगा बेटा. टाइम ऑफ असेंट का मतलब पहले समझो. टाइम ऑफ असेंट का मतलब क्या है? जब आप ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हो तो कितना जल्दी वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ रहा है, वही टाइम ऑफ असेंट है. वही टाइम ऑफ असेंट है ना. अब जब उसकी वेलोसिटी कम हो गई बेटा, ड्रैग फोर्स ने उसकी वेलोसिटी को कम कर दिया. पहले उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड के रेट से डिक्रीज कर रहा था. अब अगर मान लो एयर रेजिस्टेंस भी आ गया उसके अंदर जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, और मान लो g की वैल्यू कितना है बेटा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का. अगर ये नहीं होता और आपने इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया होता 20 मीटर पर सेकंड से, अगर आपने इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया होता 20 मीटर पर सेकंड और सिर्फ g प्रेजेंट होता 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बेटा प्लीज म्यूट कर लो.
ये पार्टिकल जो है बेटा जल्दी से रेस्ट में आ जाता है, मतलब 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 10 होती और अगले 1 सेकंड के बाद 0 हो जाती, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज करता। जब ये एयर रेजिस्टेंस भी आ गया तो 10 मीटर पर सेकंड के साथ साथ 2 मीटर पर सेकंड और आ गया, मतलब अब टोटल जो उसका वेलोसिटी डिक्रीज होने का रेट है बेटा 12 मीटर पर सेकंड हो गया। पहले 10 मीटर पर सेकंड था, 12 मीटर पर सेकंड हो गया। तो अब ये 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी सिर्फ 8 बची और अगले कुछ एक सेकंड में 0.7 या 8 सेकंड्स में इस वेलोसिटी हो जाएगी। मतलब पहले 2 सेकंड में हो रहा था, अब 1.7 सेकंड में। तो टाइम ऑफ एसेंट डिक्रीज किया ना बेटा। टाइम ऑफ एसेंट के डिक्रीज करने का मतलब जल्दी से रेस्ट में आ गया। बोलो बात समझ में आई? यस सर। Yes. दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट। अच्छा ये बात हो गई बेटा। अब इसके साथ साथ मान लो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट ने मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड किया होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? अगर हम यहां पर बात करें मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट वो कितना अटेंड करेगा, तो मैक्सिमम हाइट के लिए आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है थर्ड इक्वेशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हो, सेकंड भी लगा सकते हो, बट सेकंड में टाइम को पुट करना पड़ेगा, थर्ड में आपको टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as लगाया मैंने। मैक्सिमम हाइट का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर, एक्सेलरेशन हो गया बेटा g प्लस a माइनस का 2g प्लस a और मैक्सिमम हाइट हो गया h। तो कितना हाइट कवर किया इसने, u स्क्वायर अपॉन 2g प्लस a। जो मैक्सिमम हाइट है बेटा वो भी कम हो गई। अगर अगर सिर्फ ग्रेविटी प्रेजेंट होता, जी प्रेजेंट होता, तो मैक्सिमम हाइट आती u स्क्वायर अपॉन 2g। अब यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट है, तो अब हाइट कितनी आ गई बेटा, u स्क्वायर अपॉन 2g प्लस a। तो ओवरऑल वैल्यू क्या हुआ बेटा, एक्सेलरेशन इंक्रीज, तो हाइट मैक्सिमम क्या होगा, डिक्रीज। मतलब पहले ये मान लो अगर 20 मीटर तक जा रहा था, एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करोगे तो 18 मीटर तक जाएगा, 17 मीटर तक जाएगा। तो जो मैक्सिमम हाइट अटेंड होने वाली थी बेटा एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करने के बाद वो रिड्यूस हो जाती है। बोलो बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. गुड। किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बिकॉज इसके बाद अब हम वही इसी सिचुएशन का डाउनवर्ड मोशन डिस्कस करने वाले। अपवर्ड समझ आ गया आपको? गुड, चलिए ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप नोट करते चलना बेटा। ये सब क्वेश्चन अभी आपसे ऐसे पूछे जाते हैं कि अगर आप एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करोगे तो जो टाइम ऑफ असेंट है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो जल्दी से रुक जाएगा, जल्दी से रुक जाएगा मतलब क्या है, टाइम ऑफ असेंट डिक्रीज करेगा। मैक्सिमम हाइट जो अटेन कर रहा था वो भी डिक्रीज कर जाएगा। कॉमनली आपको समझ में आ गया होगा। नाउ व्हाट इफ वी आर गोइंग टू कंसीडर द डाउनवर्ड मोशन, ठीक है, इसी पार्टिकल का डाउनवर्ड मोशन कंसीडर करेंगे। आप ऊपर जा चुका है, अब लौट के नीचे आ रहा है, वापस जमीन पर आ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट जो अटेंड हुई है वो आपके सामने है। अब जब ये डाउनवर्ड मोशन को आप कंसीडर करेंगे तब आपको क्या मिलने वाला है, डाउनवर्ड मोशन को अगर आप कंसीडर करेंगे, इज एयर रेजिस्टेंस अ कांस्टेंट वैल्यू? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। ये जो सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं इसमें मैंने एयर रेजिस्टेंस को कांस्टेंट माना है, लेकिन होता बिल्कुल नहीं है। अब उस बात के बारे में मैंने जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी तक आपने उसको इतना डिटेल में पढ़ा नहीं है, बट आप सबको पता है कि जो फ्लूइड का बायंट फोर्स आता है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी, करता है क्या? जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है बेटा फ्लूइड के अंदर, ठीक है ना। तो क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है तो बायंट फोर्स भी बदल रहा होगा, ओके। तो एयर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता प्रैक्टिकली, बट हियर हमने थोड़ी देर के लिए उसको कांस्टेंट माना है, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं? ये जब आप फ्लूइड पढ़, हाँ बेटा बोलो, ठीक है। तो एयर रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट वैल्यू क्योंकि वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, बट एट दिस सिचुएशन बिकॉज हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने ऐसा कुछ एज्यूम किया कि चलो एयर रेजिस्टेंस या एवरेज एयर रेजिस्टेंस हो गया,
जब आपने प्रोडक्ट किया एयर रेजिस्टेंस ज्यादा था, ऊपर पहुंचते एयर रेजिस्टेंस 0 कितने रुक गया, तो पूरा एवरेज रेजिस्टेंस हमने ले लिया, इसका इतना है, एवरेज हमने पहले से ही ले लिया, ठीक है। सो दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द एयर रेजिस्टेंस, ये बात आप ध्यान रखना। नाउ इफ आवर पार्टिकल इज गोइंग टू मूव डाउनवर्ड, देन व्हाट विल हैपन, अगर हमारा पार्टिकल नीचे आना शुरू हो जाए बेटा, अब अपवर्ड मोशन की बात हमने कर लिया, डाउनवर्ड मोशन की बात करोगे, सो नाउ दिस पार्टिकल विल स्टार्ट गोइंग डाउनवर्ड विद द वेलोसिटी 0, राइट। अब ये नीचे आएगा और इस तरह से उतनी हाइट को कवर करेगा जितनी हाइट तक ऊपर ये गया था, एंड अगेन जी मीटर पर सेकंड इस बार यहाँ पर तो एक्ट कर ही रहा था। अब बात आती है एयर रेजिस्टेंस की वजह। अब देखो पार्टिकल की वेलोसिटी कहाँ है, नीचे की तरफ, तो एयर रेजिस्टेंस किधर होगा बेटा, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ऊपर की तरफ। तो अब यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस किधर आ गया बेटा, ऊपर को आ गया। तो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, तो टोटल रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे, टोटल एक्सेलरेशन, तो माइनस जी प्लस ए, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस। बोलो सही लिखा है, क्योंकि जी नीचे की तरफ लग रहा है और ए ऊपर की तरफ लग रहा है, तो माइनस जी प्लस ए। बोलो बेटा समझ आ रहा है, Yes, sir. ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द टाइम ऑफ डिसेंट, अब हम बात करेंगे टाइम ऑफ डिसेंट का। कोई बताएगा टाइम ऑफ डिसेंट कितना होगा, कोई कैलकुलेट कर सकता है, व्हाट इज द टाइम ऑफ डिसेंट, when a constant what is a at v is 0 बेटा। अब मतलब एक सेकंड, आपका क्वेश्चन क्या था, when a constant what is a at v 0। देखो बेटा मैंने क्या बोला, मैंने कहा मैंने यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को कांस्टेंट लिया है, मतलब उसकी एवरेज वैल्यू कंसीडर की गई, और अगर एवरेज वैल्यू कंसीडर किया गया बेटा, तो शुरू से लेकर लास्ट तक, मतलब यहां से लेकर यहां तक इसी एयर रेजिस्टेंस को मानेंगे। मतलब जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी, एट दैट इंस्टेंट आल्सो द एयर रेजिस्टेंस वाज a, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस वाज a, ठीक है बेटा, क्योंकि मैंने एवरेज वैल्यू कंसीडर किया है अपवर्ड जर्नी के लिए, डाउनवर्ड का भी ऐसे ही एवरेज वैल्यू लेंगे, ठीक है। ओके, ये जो क्वेश्चंस है आपके, ये क्वेश्चंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज अभी आपने बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी, अभी तो आपने जस्ट शुरुआत किया है। बट हाँ, इन्हीं क्लास में 11th में आगे जब हम फ्लूइड वगैरह की बात करेंगे, तब आपको वहां पर ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। और बिकॉज अगर हम यहाँ पर अभी एक्सेलरेशन को वेरिएबल मान लेते हैं या रेजिस्टेंस को वेरिएबल मान लेते हैं बेटा, तब हमें एक इक्वेशन चाहिए होगी, फिर उस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बट बिकॉज अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो ये मेरी मजबूरी है कि एक्सेलरेशन को कांस्टेंट लेकर के ही चलना है, क्योंकि हमारा सिलेबस अभी जो चल रहा है वो क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना। बट स्टिल आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि एयर रेजिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू बी द कांस्टेंट थ्रू आउट। हाँ, यू कैन कंसीडर द एवरेज वैल्यू ऑफ एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैंने वही एवरेज वैल्यू यहाँ पर कंसीडर किया है। कुछ लोगों के आंसर आए यू अपॉन जी माइनस ए, कुछ लोगों के आंसर आ रहे यू अपॉन जी माइनस ए। इज इट क्लियर बेटा, आर यू श्योर दैट, आर यू श्योर अबाउट दैट, it will be u upon g minus a, okay, u upon g minus a is, and everybody is going to show that it is u upon g minus a। जिन्होंने v लिखा है वो थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, v यहाँ पर 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज आपको जरूर पता है कि जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा ना जमीन पर, तो इसकी वेलोसिटी वही होगी जो थी, या कुछ और होगी, वो चेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बदल सकती है बेटा, ठीक है ना, वो आप निकाल सकते हो। बट अब जब आपसे यहाँ पर टाइम ऑफ डिसेंट की बात हो, टाइम ऑफ डिसेंट की बात हो, मैंने आपको बताया था कि सेम लेवल पर स्पीड सेम होता है, सेम लेवल पर स्पीड सेम होता है। बट सर व्हाई डिड वी टेक a minus g instead of g minus a? I will explain it just after few minutes. देखो बेटा, कल की क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब पार्टिकल सेम लेवल पर होता है ना, तो उसकी स्पीड बराबर होती है, मतलब अगर सेम लेवल है तो जितनी स्पीड से ऊपर जा रहा था उतनी ही स्पीड पर उस लेवल में नीचे भी आए। ये बात आपने पढ़ी थी, मतलब कल ही बताई थी मैंने। अब आज ही मैं उस बात से मुकर रहा हूं, आज मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि सेम लेवल पर सेम स्पीड हो,
क्यों? क्योंकि कल की बात कुछ और थी। कल की बात में पार्टिकल ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो, एक ही एक्सेलरेशन एक्ट करता था जी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन आज की सिचुएशन थोड़ी अलग है। जब ये ऊपर जा रहा था तब एक्सेलरेशन था जी प्लस, और जब ये नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन है माइनस जी प्लस, ठीक है, माइनस जी प्लस ए। बात कुछ समझ में आ रही है? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. सो दैट्स व्हाई यू कैन नॉट से दैट कि जिस वेलोसिटी से आपने फेंका है उसी वेलोसिटी से जमीन पर आएगा, बिल्कुल नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? क्योंकि जाते वक्त अलग एक्सेलरेशन था, आते वक्त अलग एक्सेलरेशन है। यू कैन नॉट बी श्योर दैट द कि जिस वेलोसिटी से फेंका, कैन नॉट बी श्योर, क्या यू विल बी श्योर अबाउट दिस कि जिस वेलोसिटी से फेंका है उसी वेलोसिटी से वापस नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन दो अलग-अलग सिचुएशन में अलग-अलग है। तो इसका मतलब जिन लोगों ने मुझे बताया कि जो टाइम ऑफ डिसेंट है वो u अपॉन जी माइनस है, ये टोटली गलत है बेटा। जी माइनस है या a माइनस जी, वो अभी हम बाद में बात कर लेंगे इसके बारे में। ये टोटली गलत है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अब पार्टिकल उसी वेलोसिटी से जमीन पर नहीं आएगा जिस वेलोसिटी से ऊपर गया था, ठीक है। पार्टिकल उसी वेलोसिटी से नीचे नहीं आने वाला है। तो अब बात ये आती है फिर हम कैसे निकालेंगे। तो जरा देखो ध्यान से, क्या चीज सेम है यहाँ पर, क्या चीज सेम है। तो only one thing is similar here, the height। पार्टिकल जितनी हाइट पर गया था उतनी ही हाइट पर नीचे आएगा, तभी तो जमीन पे पहुंचेगा भाई, है कि नहीं। वेलोसिटी सेम होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन अलग अलग है, ऊपर का एक्सेलरेशन अलग है, नीचे का एक्सेलरेशन अलग है। लेकिन हाइट तो सेम रहेगी ना, जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आएगा, तभी तो जमीन पे पहुंचेगा भाई, नहीं तो कैसे पहुंचेगा, राइट। तो हाइट क्या है बेटा, सेम। तो अब आप मान लो कि इसको नीचे आने में जो टाइम लग रहा है वो मान लो t2 है, ठीक है ना। ऊपर से नीचे आने में जो टाइम लग रहा है वो कितना है बेटा, t2 है। तो हाउ मच डिस्प्लेसमेंट दिस पार्टिकल इज गोइंग टू कवर। सो दिस पार्टिकल इज नाउ गोइंग टू कवर दैट मच डिस्प्लेसमेंट, जितना आपने पहले निकाला है ये, इसीलिए मैंने इसको रब नहीं किया था। जितना डिस्प्लेसमेंट आपने पहले निकाला है बेटा, उतना ही डिस्प्लेसमेंट अब भी होगा, बट विद इनिशियल वेलोसिटी 0। And now this displacement is going to be negative बेटा, क्योंकि अब आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये है, अब पार्टिकल यहां से नीचे गिर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया। तो आप लिखोगे माइनस का h इज इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस का h इज इक्वल्स टू ut, तो हो गया 0 बेटा। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। माइनस एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है बेटा, ओवरऑल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है क्या, तो इट विल डिपेंड ऑन दिस वैल्यू। अगर g बड़ा हुआ, if g is greater than the acceleration then it will be possible। और जैसा कि भी किसी ने मुझसे पूछा था कि मैंने a माइनस जी क्यों नहीं लिया g माइनस ए की जगह पर, ठीक है। a माइनस जी क्यों नहीं लिया भाई, देखो क्या है, एक कॉमन सेंस लगाओ। एक एक्सेलरेशन नीचे को है g और एक एक्सेलरेशन ऊपर को है। अगर बेटा ये एक्सेलरेशन स्मॉल a g से बड़ा हो जाए, मतलब जो एयर रेजिस्टेंस मिल रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा भाई। ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, आपने कहा नहीं, ये जो एक्सेलरेशन एयर रेजिस्टेंस दे रहा है ये 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ज्यादा होगी। तो जरा खुद से सोच के बताओ, क्या ये पार्टिकल वापस आएगा जमीन पर? नहीं. No, sir. बिल्कुल। एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू कंसीडर हियर g माइनस a इंस्टेड ऑफ a माइनस g, ठीक है ना। a माइनस जी करने का मतलब आपने एयर रेजिस्टेंस को बड़ा बना दिया, मतलब पार्टिकल ऊपर ही जा रहा है, वो तो चला ही जाएगा, वो तो हीलियम बैलून जैसा हो गया, है ना। हीलियम बैलून जैसा हो गया, बस चलता ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, ठीक। सो दैट्स व्हाई बेटा एयर रेजिस्टेंस इज लेस देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग डाउनवर्ड, अदरवाइज ये नीचे नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात है बेटा, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, a माइनस जी नहीं लेकर के g माइनस ए लेते हैं, जो कि मुझे मिलने वाला भी है बेटा, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल नीचे आ रहा है, नेट वेलोसिटी कहां है बेटा, नीचे की तरफ है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे प्लस का हाफ, सॉरी प्लस की माइनस नीचे की तरफ है, तो माइनस का हाफ माइनस जी प्लस ए इंटू टी टू स्क्वायर।
ये फॉर्मूला कौन सा बेटा, S = UT + ½ AT²। सर हाँ बेटा बोलो। सर H = U²/2 के बाद आपने क्या लिखा है? U²/2। अच्छा यस सर। ये बेटा G + A था। U²/2 G + A, जब ऊपर जा रहा था तब उसका टोटल एक्सेलरेशन G + A था ना बेटा, ठीक है। सो दिस इक्वेशन आपको समझ में आ गया बेटा। अब ये आपको मिलेगा, सॉरी यहाँ पर मैंने माइनस गड़बड़ लगाया बेटा, इसको प्लस ही रहने देंगे, बिकॉज वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट कि G बड़ा है या A बड़ा है, वो डिपेंड करता है, तो इसलिए मैंने इसको प्लस ही रखा। बेटा देखो क्या होता है ना, जब आप फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट कि whether the value is going to be positive or negative, तो इन दैट केस आपको क्या करना होता है, पॉजिटिव ही एज्यूम करके चलना होता है। तो यहाँ पर मुझे नहीं पता कि G बड़ा है या A बड़ा है, इसलिए मैंने क्या किया बेटा, इसको पॉजिटिव ही दिया, पॉजिटिव ही कंसीडर किया। एंड नाउ यू विल गेट H = ½ G - A into T2 square. You will get your correct equation now. And now T2 will be equal to 2H/G - A. ये T2 स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर H की वैल्यू डालते हैं और देखते हैं कि T2 कितना आएगा, मतलब टाइम ऑफ डिसेंट कितना आएगा। तो T2 = 2/G - A into U²/2G + A। तो 2 से 2 हो गया कैंसिल, ये T2 स्क्वायर है बेटा। तो T2 = √U²/G² - A²। मतलब T2 जो आएगा बेटा, टाइम ऑफ डिसेंट जो आएगा बेटा, वो क्या होगा, U/√G² - A²। दिस इज द टाइम ऑफ डिसेंट। बोलो सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Good. So now what? Now you are seeing here that the time of descent is greater than the time of ascent. बोलो ये बात समझ में आ रही क्या? नीचे आने में उसको ज्यादा टाइम लग जाएगा इन कंपैरिजन टू द ऊपर जाने में। जब ये ऊपर जा रहा था तो G और A दोनों मिलके खींच रहे थे, नहीं तुम ऊपर मत जाओ। जब ये नीचे आ रहा था तो G बोल रहा था नीचे आओ, A बोल रहा था मत जाओ, तो ऑब्वियसली नीचे आने में ज्यादा टाइम लग जाएगा in comparison to the ऊपर जाने में। So you can say if you are going to consider the air resistance, you will consider the air resistance, then time of descent will be greater than the time of ascent, and I hope that now it is clear for you कितना हाइट कवर करेगा, कितना टाइम ऑफ असेंट होगा, कितना टाइम ऑफ डिसेंट होगा। बोलो बेटा समझ आ गई बातें? Yes, sir. ठीक है, यस सर। गुड। तो ये चीजें मैं आपको अभी यही बताते चल रहा हूँ। रीजन ये है क्योंकि आप समझ सकते हो, छोटी सी बातें होती है तो इसको पेंडिंग में डालना कोई बहुत बड़ी बुद्धिमानी की बात नहीं होगी, इसलिए मैंने इसको आपको यहीं पर बता दिया। हाँ मुझे पता है कि आपके ये फर्स्ट टाइम है, बट डोंट वरी, एक दो बार आप सब पढ़ोगे समझोगे समझ आ जाएगा। वैसे 90% तो क्लियर हो ही गया होगा, बस उनकी भी नहीं पता जो हमारी क्लास में एकदम शांत बैठे रहते हैं, कुछ पूछते नहीं है, तो उनके बारे में मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं लग पाता है। बट बेटा फिर भी यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक, चाहे वो बिल्कुल जीरो लेवल का हो, चाहे वो बिल्कुल हाई लेवल का। Okay, so now you better understand the air resistance. If you will consider the air resistance, what will happen? You know well. ठीक है? Okay, तो हम आगे बढ़े। ये बात सबको समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं बेटा, ठीक है। So now after that, अभी तो कल और आज हमने सिर्फ थियरी की बात किया है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और कुछ उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे से रिजल्ट निकल करके आते जो आपको मेमोराइज रखना है दिमाग में टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। क्योंकि आपको जो मेडिकल वाले हैं बेटा उनको 45 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इन 60 मिनट्स, और जो नॉन मेडिकल वालों को 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मेडिकल वालों को 45 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इन 1 आवर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका अपना टाइम मैनेजमेंट भी आप अभी से मतलब थोड़ा थोड़ा, अभी तो आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, अभी टाइम मैनेजमेंट आपका इश्यू नहीं होना चाहिए।
लेकिन एक बार जब ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपको लगे कि हाँ अब मैं इसके कोई क्वेश्चन मिल जाए कर लूंगा, आफ्टर दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, दो कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आपको दो चीजों पर मेहनत करनी होती है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एंड व्हेन योर कंसेप्ट इज क्लियर देन टाइम मैनेजमेंट। तो अभी तो आप कंसेप्ट पे ही ध्यान दो ज्यादा, ठीक है। स्लो कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, बस समझ के करते जाना, क्योंकि जब चीजें आपको समझ में आ जाती हैं तो स्पीड अपने आप बन जाती है। चलिए, आई एम गोइंग टू कंसीडर सम क्वेश्चंस ऑफ द मोशन अंडर ग्रेविटी। और ग्राफ अभी नहीं आएगा बेटा, ग्राफ अभी 3-4 लेक्चर के बाद आएगा। और जब ग्राफ आएगा, इन माय एस्पायर एससी वर्मा इज नॉट प्रेजेंट। क्यों बेटा, मैंने एससी वर्मा अपलोड नहीं करी है क्या क्लास 11 में? बाकी लोगों का है क्या? यस सर। तो शिवांश बेटा, आपको नई आईडी मिली है? कोई न्यू बैच वाला है यहाँ पर? सर क्या मुझे न्यू बैच नई आईडी मिली अवेलेबल है है पर एससी वर्मा? हाँ बेटा। सर मुझे न्यू आईडी मिली है पर उसमें सेक्शन भी आ रहा है इम्पोर्टेंट बुक्स का, और फिजिक्स में जब मैं ओपन कर रहा हूँ तो उसमें ब्लैंक दिखा रहा है। अच्छा ललित, आप न्यू बैच में हो क्या? आपके पास एससी वर्मा अवेलेबल है एप्लीकेशन में? चेक करो, शायद हो सकता है न्यू बैच में अपलोड करना भूल गया हूँ। और तो ऐसी कोई बात नहीं होगी कि आपको ना दिखेगा एप्लीकेशन। सर एससी शर्मा, शर्मा नहीं यार, वर्मा, क्यों नाम बदल रहे हो उनका यार, इतने अच्छे आदमी का। बुक्स शो जीरो हो रही, ठीक है बेटा, शायद मैंने न्यू बैच में अपलोड नहीं किया है, आज कर दूंगा, ठीक है। और वो एचसी शर्मा नहीं बेटा, वो एचसी वर्मा है। बहुत ही बेहतरीन टीचर फिजिक्स के, आईआईटी कानपुर में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। अभी 2-3 साल पहले वो रिटायर हो गए, 2 या 3 साल हो गए अभी उनको रिटायर हो गए। एंड ही इज वेरी टैलेंटेड पर्सन। अपने टाइम में उन्होंने एएस का एग्जाम भी क्वालिफाई किया। एएस मतलब आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, विद रैंक अंडर 100। बट आफ्टर दैट उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे आईपीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर नहीं बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है फिजिक्स का। और उन्होंने फिजिक्स के फील्ड में काफी अच्छा काम किया है। उनके जो क्वेश्चंस है ना, एससी वर्मा के जो क्वेश्चन, आज तक उनको कॉम्पीट करने के लिए कोई बुक है ही नहीं यहाँ पर इंडियन मार्केट में, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन को इस तरह से अरेंज किया है। शुरुआत बहुत धीरे धीरे होती है और आगे बढ़ते बढ़ते क्वेश्चन का लेवल अच्छा हो जाता है और सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होते हैं बेटा। टाइम भी प्रीफर एसके शर्मा। एसके शर्मा कौन है भाई? एसके शर्मा कौन है? आई डोंट नो एसके शर्मा कौन है। पब्लिशर फिजिक्स बुक है सर एसके शर्मा, मुझे आइडिया नहीं है इसके शर्मा के बारे में। हाँ, अगर उनका पब्लिकेशन दिनेश रमेश महेश टाइप का कुछ है या फिर बोर्ड लेवल की कोई बुक है तो इनिशियली यू कैन प्रिफर, बट उसमें टाइम लगाने से बेहतर होगा। एचसी शर्मा तो कोई नहीं है सर। अरे बेटा, एचसी शर्मा नहीं, वर्मा, हरीश चंद्र वर्मा, प्रोफेसर आईआईटी कानपुर, फिजिक्स प्रोफेसर। मॉडल अच्छी नहीं है क्या? मॉडल नहीं बेटा, इरोडोव, who is going to move to इरोडोव। इरोडोव को अभी टच भी मत करना बेटा, इरोडोव का लेवल जब आएगा मैं बता दूंगा तब आप करना। हाँ, अगर आपका सारा कंसेप्ट मस्त से एकदम क्लियर है और आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आती तो आप इरोडोव यूज कर सकते हो, ठीक है। डीसी पांडे भी बढ़िया है, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटा बिकॉज अभी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट टाइम में आपके लिए एचसी वर्मा ज्यादा बेटर है। बाकी आप मॉडर्न भी प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि मॉडर्न इज द कलेक्शन ऑफ द वेरियस बुक्स, ठीक है ना। मॉडर्न भी आप प्रेफर कर सकते हो, बट वो आपको थोड़ा बर्डन लगने लगेगा। मोटी मोटी बुक्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो आपको लगेगा 1-2 चैप्टर तक जोश बना रहेगा, फिर आपको क्या कौन सॉल्व करे एक जैसा क्वेश्चन। सो एससी वर्मा में आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, बढ़िया क्वेश्चन है, वो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेगा। सर इरोडो का लेवल बेटा एडवांस लेवल का है। और इरोडोव बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि इरोडोव का जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इरोडोव के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, नो डाउट,
बट इरोडोव को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए? इरोडोव को सॉल्व करने के लिए आपका सबसे पहले फिजिक्स का पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, मींस कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट आपको मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से आनी चाहिए, मींस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला, ये सब अच्छे से आना चाहिए। टेंजेंट और नॉर्मल का कंसेप्ट आना चाहिए। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का पूरा कंसेप्ट आना चाहिए। जब इतना सब कुछ आपका तैयार हो जाएगा, उसके बाद इरोडोव आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। टिल दैट आपको इरोडोव का लेवल थोड़ा ज्यादा ही लगेगा, तो अभी उसको प्रेफर ना करो तो ज्यादा बेटर है। बट अगर आप में से कुछ लोगों का मैथमेटिक्स अच्छा है, मेडिकल वाले तो गलती से छूना भी मत बेटा, सोचना भी मत उसके बारे में, ठीक है ना? जो सॉरी, हाँ, नॉन मेडिकल वाले जो है उनको इरोडोव लगाना चाहिए, बट अभी नहीं। थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपकी अच्छी हो जाए उसके, ठीक है? ओके बेटा। एंड बुक, बुक का मतलब आप इस समय कोई भी बुक यूज करो, फर्क उससे नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आप पर डे जो कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। डजेंट मैटर आप कहाँ से क्वेश्चन ला रहे हो, आप बुक से ला रहे हो, किसी भी बुक से, या कोई हमारी कोचिंग का मटेरियल है, या फिर कोई इंटरनेट के थ्रू, या कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन लाते हो, डिपेंड ये करता है बेटा कि जितना आप पढ़ रहे हो क्या उस पर अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है आपकी, ठीक है? इस भागना बिल्कुल नहीं है, स्पीड अप बिल्कुल नहीं करना है, पहले कंसेप्ट को समझना है और उस कंसेप्ट को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? बोलो, समझ आ गया? एक क्वेश्चन तो ले लेते हैं बेटा। सर डीसी पांडे, अरिहंत, सुरजीत, हाँ बिल्कुल बेटा ले सकते हो, डीसी पांडे ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। न्यूटन्स लॉ, पीडीएफ कैन यू प्रोवाइड? न्यूटन्स, अरे यार न्यूटन्स लॉ तो मैंने अभी पढ़ाई नहीं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो इसके बाद, काइनेमेटिक्स के बाद आएगा करीब, आफ्टर टू मेनी लेक्चर्स। अभी आप मोशन इन 1D पढ़ रहे हो, फिर मोशन इन 2D पढ़ोगे, प्रोजेक्टाइल एंड सर्कुलर मोशन। आफ्टर दैट यू विल डिस्कस अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बट एक साथ इतना बर्डन मत लो बेटा, एक एक टॉपिक करके करो तो ज्यादा बेटर होगा। ऑलरेडी आपकी 3 क्लासेस हो रही है फिजिक्स की, तो ऑलरेडी आपके पास 3 चैप्टर्स हैं सॉल्व करने को, है ना? योगी सर पढ़ा रहे हैं न्यूटन्स लॉ, ओके ओके। तो चलो ठीक है, करवाता हूँ मैं, प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है? करवाता हूँ प्रोवाइड, दोनों करवाता हूँ, न्यूटन्स लॉ भी और काइनेमेटिक्स भी। चलो एक क्वेश्चन तो कर ले यार, क्लास ओवर होने से पहले। आज वैसे टेस्ट भी है तो मुझे जाना भी पड़ेगा जल्दी से, इतने सारे काम दे रखे मुझे, क्या बताऊं। एक क्वेश्चन तो लगा लो जाते जाते, छोटा सा, जिससे कल हम थोड़े और क्वेश्चन ले सकें, ठीक? तो जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। जो भी बुक्स वगैरह की क्वेरीज है बेटा वो व्हाट्सएप पे कर लिया करो, ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ मैं थोड़ा सा रिप्लाई लेट से करता हूँ व्हाट्सएप पे, थोड़ा बिजी रहता हूँ, बट स्टिल मैं आपको बुक्स वगैरह से रिलेटेड इंक्वायरी वहीं बता दूंगा, ठीक? मान लीजिए ये कोई एक बिल्डिंग है बेटा, इस बिल्डिंग की हाइट है h, ठीक है ना? आपने इस बिल्डिंग से, बिल्डिंग बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप पॉइंट से आपने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है ऊपर को, ठीक है? आपने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया ऊपर को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक? यह ऑब्जेक्ट ऊपर गया और यूं घूम करके जमीन पर गिर गया, पूरा यहाँ जमीन पर आ रहा है, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट को आपने प्रोजेक्ट किया, ऑब्जेक्ट ऊपर गया और घूम करके आया, नीचे जमीन पर गिर गया बेटा। अगर इसको टोटल टाइम, इफ total time taken to come on ground, ग्राउंड पर आने के लिए इसको जो टोटल टाइम लगता है बेटा इज 5 सेकेंड्स। देन व्हाट इज h? h कितना है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है? सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझेंगे तो आ जाएगा।
हमारी क्लास में कुछ बच्चे तो 7-8 बच्चे ऐसे हैं जो भाग जाते हैं क्लास ओवर होने से पहले ही, पता नहीं उनका क्या होगा। बेटा देखो, मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ आपको, ठीक है। देयर आर 2 मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक। 75 मीटर, यस दैट्स द करेक्ट आंसर। 75 इज द करेक्ट आंसर बेटा। 2 मेथड हैं। एक मेथड में आप ये कर सकते हो कि आप सबसे पहले यहाँ तक का टाइम निकालो t1, ठीक है, और फिर यहाँ से पूरा यहाँ तक का टाइम निकालो t2 और दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। अब इसमें आपको ये वाली हाइट भी चाहिए, मान लो ये स्मॉल h है, ये वाली हाइट भी चाहिए। तो अगर हम अपवर्ड जर्नी की बात करें इसके, फॉर अपवर्ड जर्नी, ठीक है ना। देखो बेटा, दोनों मेथड अच्छे से समझ लेना। पहले मैं एक मेथड बताता हूँ आपको फॉर अपवर्ड जर्नी। अपवर्ड जर्नी के लिए अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो जो टाइम लगेगा बेटा, v इक्वल्स टू u प्लस at लगाओगे, फाइनल वेलोसिटी हो गया 0, इनिशियल है 10 माइनस 10 इंटू t, g की वैल्यू 10 लेना है बेटा, तो t इक्वल्स टू आ गया 1 सेकंड। मतलब इस पार्टिकल को अपवर्ड मोशन में यहाँ से ऊपर तक जाने में 1 सेकंड लगेगा बेटा। और कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है वो भी आप निकाल सकते हो, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as या माइनस 2gh यूज कर लेते हैं डायरेक्ट, आपको फॉर्मूला तो मैंने बता ही रखा है, माइनस 2gh। तो v स्क्वायर हो गया 0, u स्क्वायर हो गया 100 माइनस 2 इंटू 10 इंटू h। तो ये जो हाइट पर जा रहा है बेटा वो कितना हो गया 100/20, मतलब कितना जा रहा है बेटा 5 मीटर, ठीक है। 5 मीटर की हाइट तक चला गया 1 सेकंड। अब टोटल डाउनवर्ड जर्नी की बात करते हैं बेटा। तो फॉर डाउनवर्ड जर्नी, डाउनवर्ड जर्नी के लिए आप देखोगे तो यहाँ पर आपको h मिलेगा बेटा, मतलब सॉरी h नहीं बल्कि h प्लस 5 मीटर। भाई टोटल हाइट कितनी होगी, ये 5 मीटर ऊपर चला गया था ना, अब डाउन नीचे आने के लिए टोटल हाइट कितना हो गया h प्लस 5। तो ये h प्लस 5 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ut इक्वल्स टू सॉरी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर, तो u पे हो गया बेटा 0, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या है 0, 0 से नीचे गिर रहा है, प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। अब टाइम कितना बचा बेटा, टाइम बचा 5 माइनस 1, क्योंकि 1 सेकंड ऊपर जाने में लगा था, तो बचा कितना 4 सेकंड, 4 सेकंड तक नीचे आए। ये हो गया h प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू स्क्वायर 16, तो h इज इक्वल्स टू आ गया बेटा 80 माइनस 5 दैट इज 75 मीटर। इतनी बात आपको समझ में आ गई? बोलो बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अब सेकंड मेथड में जो हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा है उसके हिसाब से कर सकते हैं बेटा। क्या करेंगे, आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना मिल रहा है, तो इट इज माइनस h बेटा, यहाँ क्योंकि ये हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो गया। इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा, प्लस का 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितना है बेटा, माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम कितना दिया हुआ है बेटा, 5 सेकंड टोटल मोशन का। तो आप लिखोगे माइनस का h इज इक्वल्स टू 10 इंटू 5 माइनस का हाफ इंटू जी कितना है बेटा 10 इंटू 25, तो माइनस h इज इक्वल्स टू 50 माइनस 125। भाई ये 2 5 10 हो गया, 25 5 था 125, ये कितना है बेटा 70, तो h इक्वल्स टू आ गया -7। साइन कन्वेंशन का यूज करके एक लाइन में निकाल सकते हो और ऐसे ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हो, जो आपको सही। सर वो क्या नहीं समझ आया बेटा? सर कुछ नहीं, वो मैसेज पहले चला गया, मतलब पहले का मैसेज भाग गया। ओके, तो बेटा ये एक मेथड ये है कि आप इसको ब्रेक करके सॉल्व कर लो, एक मेथड ये है साइन कन्वेंशन का यूज कर लो, पूरे मोशन को एक साथ इकट्ठा करके सॉल्व कर लो। इधर नेगेटिव क्यों आ रहा है आपको पता है, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। So hope that कि आपको समझ आ गया। साइन कन्वेंशन इज इजी, यस ऑफ कोर्स साइन कन्वेंशन इज इजी, बट आपको दोनों मेथड इसलिए सीखना है बेटा क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछ दिया जाए कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी बताओ, हाइट बताओ, तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा, इसलिए दोनों मेथड आपको समझ के चलना है, ठीक है, जरूरत के हिसाब से आप कुछ भी। ओके, तो आज जो मैंने आपको बताया उसमें अभी केवल एक ही क्वेश्चन हो पाया, कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो लेने मैंडेटरी हैं, अगली क्लास में लूंगा मैं इसको, ठीक है। बाकी आज से रिलेटेड किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट अगर पूछना है तो पूछ सकते बेटा, अदरवाइज वी शुड लीव। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू।